तो आज से ठीक 70 साल पहले एक पार्टी का गठन हुआ था, नाम था जनसंघ। 1975 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी के विरोध में बाकी विरोधी पार्टियों की तरह इसका विलय भी जनता पार्टी में हो गया। लेकिन 29 साल बाद ही ये एक नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ अस्तित्व में आई। नाम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा जो चक्र है, घटनाक्रम है, ये पूरा समझाते हैं। जनसंघ के जन्म की वजह क्या थी? गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लग गया था और इसके बाद जनसंघ के जन्म की जो है वो वजह, पहली वजह बनी। दूसरी, नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। और अब आते हैं कि पहले चुनाव में जनसंघ का प्रदर्शन कैसा था। केसरिया झंडे को पार्टी के झंडे के रूप में स्वीकार किया गया था। उस वक्त अभी बीजेपी का मौजूदा झंडा है उससे अलग था और पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था। तो जनसंघ का प्रदर्शन को लेकर हम आपको ये इस समय मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। और 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 94 सीटों पर अपने प्रत्याशी यानी कि उम्मीदवार उतारे थे। जनसंघ को पहले लोकसभा चुनाव में 3.06% वोट मिले और 3 सीटें मिली, यानी कि 3 सीटों पर जीतकर जनसंघ के लोग आए। पहली सीट कलकत्ता साउथ ईस्ट सीट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद जीते और दूसरी मिदनापुर झारग्राम सीट से दुर्गा चरण बनर्जी जीते। ये पश्चिम बंगाल से भी ये सीट रही। तो पहले चुनाव में 3 सीटें आई, उसमें से तीसरी सीट थी राजस्थान की चित्तौड़गढ़ सीट। तो चित्तौड़ सीट से उमाशंकर त्रिवेदी सांसद बने थे। ये पहले चुनाव में जनसंघ का प्रदर्शन था। वहीं नेहरू लियाकत समझौते की वजह से बनी उसकी 4 अहम बातें आपको बताते हैं। प्रवासियों को विस्थापन के दौरान सुरक्षा दी जाएगी और अपनी संपत्ति बेचने के लिए ये लोग स्वतंत्र होंगे। अपहरण की गई औरतों को वापस परिवार के पास भेजा जाएगा। जिन अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया उन्हें वो वापस की जाएगी। तीसरा, दोनों देशों में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अवैध होगा। अल्पसंख्यकों को बराबरी और सुरक्षा के अधिकार दिए जाएंगे और किसी तरीके का कुप्रचार नहीं किया जाएगा। चौथा, युद्ध को भड़काने वाले और किसी देश की अखंडता पर सवाल खड़ा करने वाले प्रचार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ये 4 अहम बातें रही हैं नेहरू लियाकत समझौते की वजह से और इसी वजह से इस पार्टी का जन्म हुआ था। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त की जनसंघ और अभी की भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं। बहुत स्वागत है संदीप दुबे जी एनबी न्यूज पर आपका। आज जनसंघ के 70 साल पूरे हो रहे हैं। 3 सीटों से आप करीब 300 के पार भी पहुंच चुके हैं। ये यात्रा किस तरीके से दर्शाएंगे आप? देखिए, अभी आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर रहे थे। मुझे उनके घर जाने का मौका मिला। हम लोग कोलकाता में पिछली बार जब चुनाव था। देखिए, जब विचार के धरातल पे कोई राजनीतिक दल खड़ा होता है जिसका एक ही ध्येय होता है कि वो राष्ट्र के लिए काम करे, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस समय जब जिन्ना जी ने पाकिस्तान को लेके अपना पक्ष रखा था और उन्होंने वो एक मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना उनके मन में थी और उसको लेके पाकिस्तान बना था। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी की भारत को बचाने की जरूरत थी कि भारत में रह रहे जो भी हिंदू हैं, हम सब लोग अपने को कहीं ना कहीं से, हमारे पूर्वज, हम सब लोग हिंदू ही हैं। उसको लेके कि कोई एक ऐसी विचारधारा पनपे जो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा की बात करे। और जनसंघ की परिकल्पना यही थी। और भारतीय जनसंघ और आज भारतीय जनता पार्टी के अगर इतिहास के बारे में हम कहेंगे तो हम आज कह सकते हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का हम दावा भाजपा के रूप में कर रहे हैं। इसकी शुरुआत, इसका लंबा जो सफर है वो कहीं ना कहीं से जनसंघ के विचारों से ही है। मैं सिर्फ दूसरी बात कहता हूँ, हम मन, क्रम, वचन से अगर भारतीय जनसंघ क्या है अगर इसको जाने और इसके बारे में सोचे तो हम देखेंगे कि जो लोग सारा सर्वोच्च जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दिए, उन्होंने इस तरह की परिकल्पना राष्ट्र को लेकर की थी कि देश के लिए जीने वाले, सोचने वाले लोगों की एक संख्या हो, ऐसे लोग हो जो देश के लिए खड़े हो, हर समय उनका तन समर्पित हो, मन समर्पित हो और जीवन राष्ट्र के लिए हो।
तो ऐसी विचारधारा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक आया और उसके बाद ये विभिन्न विभिन्न शाखाएं के रूप में मैं कह सकता हूं कि उनके सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन एक बात और बता दूं। जी जी, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं सवाल करता हूं। जी कंप्लीट कीजिए संदीप दुबे जी। जी बताएं। कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सिद्धांतों वाली पार्टी है और पार्टी विद द डिफरेंस आपने इसीलिए इसकी टैगलाइन दी थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज आप कांग्रेसियों को भी शामिल कर रहे हैं, आज आप समाजवादियों को भी शामिल कर रहे हैं। क्या जो बात आज से 70 साल पहले जो सिद्धांत, जो मानबिंदु निर्धारित किए गए थे, उनसे समझौता करने लगे हैं जो वर्तमान के नेता हैं? हम सबको ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीतने के बाद कभी कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको सर्वोच्च न्यायालय भी न्याय नहीं दे पा रहे। लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है कि जो भारत है और हम सब भारतीय हैं और भारत का जो स्वरूप है उसके स्वरूप का निर्धारण हम सब लोग मिल के करेंगे। नफरत, दूसरी विचारधारा, मेरी विचारधारा, तुम मैं तो दुनिया नहीं बनेगी। फिर तो एक दूसरे का हम आंख घोंपते रहेंगे। आज जरूरत क्या है कि हम लोग एक दूसरे की आंख न एक छोटे से कमरे में कॉलेज में एक छोटे से कमरे में भारतीय जनसंघ का स्थापना हम लोगों ने केसरिया झंडे को पार्टी के झंडे के रूप में उस समय स्वीकार किया था। और आपको याद होगा या हम लोग पढ़े होंगे तो दीपक चुनाव चिन्ह हमारा होता था शुरुआती दौर में, और हमने 1952 में तो आज तक आपातकाल से देखिए और आज तक की स्टोरी अगर देखेंगे तो उससे कईयों के बलिदान शामिल। ये हिंदुस्तान सबका है और सबके बलिदान इस हिंदुस्तान को बनाने में शामिल हो, चाहे हम हो, आप हो। आप अगर बेहतर ढंग से सोचते हैं कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र का निर्माण होता है, तो अगर हम सब लोग मिलकर बेहतर अपने राष्ट्र के बारे में सोचें, या कोई भी विचारधारा लिया हुआ व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र को दृष्टि में रख के वो अपना कार्य करता है, तो मुझे नहीं लगता इस राष्ट्र में उससे बेहतर कोई राष्ट्र प्राप्त हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बराबर कोशिश करी कि अच्छे विचारधारा के लोग निकल के सामने और राष्ट्र की सेवा करें। और देखिए इसीलिए आज इतने सालों की कहानी के बाद, इतने सालों के त्याग तपस्या के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रधानमंत्री को देने में बराबर हो, चाहे हमारे जितने प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या अभी नरेंद्र मोदी जी हो, सबका अगर इतिहास देखेंगे तो उन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। वो कोई परिवार समर्पित लोग नहीं रहे, वो राष्ट्र समर्पित लोग रहे। और इसकी अवधारणा से भारतीय जनता पार्टी देश में काम कर रही, इसलिए आज लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। संदीप दुबे जी, नेहरू लियाकत समझौते के ऊपर जो आपत्तियां जताई गई थी, कुछ लिहाज अभी भी कुछ वैसा ही हो रहा है। अभी वहां पर बांग्लादेश में देखा गया कि कैसे वहां पर जो अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू हैं, इस्कॉन मंदिर पर वहां पर धर्म विशेष के लोगों ने हमला किया। उसके बाद ये बात यूएनओ तक पहुंची। क्या आपको लगता है कि अभी मौजूदा जो आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और तमाम राज्यों में भी है, वो इच्छा शक्ति अभी भी नहीं दिखा पा रहे, जिससे कि बात कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे जाके? मित्र, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सॉवरेनिटी, राष्ट्र की जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो है सॉवरेनिटी है, और कोई भी राष्ट्र अपनी सॉवरेनिटी से समझौता नहीं कर सकता। तो आज बांग्लादेश को चाहिए कि उस तरह का जो कृत्य हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, और आज वो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, तो उसकी सुरक्षा बांग्लादेश की सरकार की प्रथम नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। और बार बार हमारी सरकार ने नैतिक तौर पे उस बांग्लादेश की सरकार पे दबाव डाला है और कोशिश करी है कि कहीं भी इस तरह की विषय नहीं आने चाहिए। एक अच्छे राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है हम आपस में लड़ेंगे, हिंदू बन के, मुस्लिम बन के, सिख बन के, ईसाई बन के, ब्राह्मण बन के, ठाकुर बन के। तो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई में हमारी अहम की तो हो सकती है, न्याय की जीत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देश पीछे रह जाएगा। तो सभी छोटे बड़े राष्ट्रों को ये समझने की आवश्यकता है, अगर उसको देश को आगे लेके जाना है तो अपने नागरिकों के चरित्र निर्माण पे हर राष्ट्र को बेहतर ध्यान देना पड़ेगा। अगर नागरिकों के चरित्र निर्माण नहीं होंगे तो सरकारें किसी की बने। आज आप देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वहाँ अगर हम कहें तो मुस्लिम भाई लोग मुस्लिम भाई को मार रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की वहाँ क्या स्थिति हो गई है। वहाँ अभी आज पता चला है कि एक बॉलीवुड क्या कहते हैं वॉलीबॉल के प्लेयर की गर्दन काट दी गई है। इस तरह जो अच्छी वो महिला थी। तो हमें लगता है कि हम लोग को ये सोचना है कि समान अवसर की जब हम बात कर रहे हैं तो समान अवसर हम सबके समान व्यवहार से होगा, और हम सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बेहतर भारत का नवनिर्माण हो पाएगा, जो सपना हमारे पुरखों ने देखा है। और भारत को लेके हमारी लहू बही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें एक व्यक्ति विशेष की लहू है,
वो हमारे पुरखों के हर जाति विशेष की लहू है, जिसके बाद हमें आजादी मिली है। तो आज जरूरी है उसको सजोना और संवारना, और हम युवाओं की ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। तो हम सबको मिलकर अपने राष्ट्र के लिए बेहतर सोचने और बेहतर करने की आवश्यकता है। संदीप दुबे जी, आज से 70 साल पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपना देखा था, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान। आज वो तो साकार हो गया, और कौन से आपकी तरफ से वो सपने देखे गए थे और उनमें से कितने साकार हो गए, कितने साकार होने बाकी हैं? कुछ जानकारी अगर आप दर्शकों को दे पाए तो। देखिए, हमारा सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का है, और विश्व गुरु बनाने का जो सपना है उस समय से आज भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी वो देख रहे हैं। हमें भारतीय इकोनॉमी को बेहतर करनी है, और उस इकोनॉमी में हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी कि अगर हम सशक्त होंगे, आम आदमी के हाथ में पैसा होगा, जो आम आदमी है वो बेहतर रोजगार करेगा, सृजन करेगा, तो वो समृद्ध होगा। इस समृद्धि के हिसाब से भारत विश्व के अंदर एक बेहतर व्यवस्था अपने नागरिकों के बेहतर कर्म से निर्धारित कर सकता है। इस पे सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है, और आप देखेंगे जितनी भी सरकार बनी है उन सरकारों की तुलना में जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनकी सबसे बड़ी सोच है यही है कि मानसिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हो, और आम आदमी की भागीदारी सरकार में बढ़े, और वो सरकार न्यायप्रिय सरकार हो, और सबको मिलकर भारत को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका होगी। जब लिखते तारीख गुलशन की, तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आंखें अपना। तो हर भारतीय ये चाहता है, और इसीलिए भारत आज सशक्त होकर खड़ा हुआ है। इतनी विपरीत परिस्थिति आने के बाद, कोविड का जो काल रहा है, बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े देश गिरे पड़े हैं, लुढ़के पड़े हैं, आर्थिक स्थिति से लेके जो मंदी का दौर है, उसके बाद भी भारत देखिए आज हंस रहा है, खिलखिला रहा है, और बेहतर परिकल्पना करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है हर क्षेत्र में। तो हमने जो सपने देखे, वो सपने ऐसे नहीं देखे जो पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा, क्या हमारी जनसंघ के समय से जो भी सपने, उन सपनों को पूरा करने में दिन रात, मैंने कहा ना कि एक ऐसा संगठन यही है कि वंदे मातरम के नाम पे इसके लोग पूरा जीवन दे देते हैं, और उनको भारत माँ के जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो वो पूरा करने के लिए ये हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं, और हमें लगता है कि आने वाला भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत उज्जवल है, और हम भारतीय मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और भारत विश्व के पटल पे सबसे बेहतर राष्ट्र के रूप में तो है ही, क्योंकि चरित्र के निर्माण में भारत का जोड़ और भारत की सानी कहीं नहीं है। आप देखेंगे जब हम बचपन में गाना सुनते थे, जब जीरो दिया मेरे भारत को, तो दुनिया को तब गिनती आई, और देश 95 भारत, तो ही चांद पे जाना मुश्किल था, और धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। तो हर स्वरूप में भारतीय सशक्त है। आज बेहतर सरकार भी है। हम यही चाहेंगे, हम सब लोग मिलकर बेहतर ढंग से अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी अपनी जो भी योगदान हो सकता है। मैं एक बेहतर वकील हूँ, तो बेहतर कर्म से अच्छे तरीके से ईमानदारी से वकालत करूँ। आप एक अच्छे एंकर, आप बेहतर ढंग से अपना काम हम लोग सब अगर बेहतर ढंग से करेंगे, और बुराई के खिलाफ स्वयं से हमें बुराई का परित्याग करना पड़ेगा। अपने अपने अंदर की बुराई का स्वयं हम परित्याग कर लें, और सब अगर भारतीय सोच लेंगे, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, और उसके लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं। तो ये सोच डेवलप करने की आवश्यकता है।